अपने जो केमिस्ट्री का जो 4th लेसन है हमारे पास रासायनिक बलगतिकी, इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले मेरे को उम्मीद होगी कि आपको जितने भी अपने चैप्टर किए हैं उन चैप्टर को आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो आगे अपने इसमें चलते हैं और हमारे पास जो टॉपिक है आज का वो है रासायनिक बलगतिकी। अब रासायनिक बलगतिकी से मतलब क्या है? सबसे पहले अपने बात करें रसायनों की बात करें तो रसायनों की अगर अपने बात करें तो रसायन क्या है अपने पास, जैसे अपने 11th क्लास में अपने जब स्टार्टिंग में जब चैप्टर करते हैं तो उसमें कहा था कि जिसके अंदर कोई पदार्थ है तो पदार्थ के अंदर अपने पास उसका कोई द्रव्यमान है, ठीक है, कोई स्थान घेरता है, उसे अपने पदार्थ बताया था। तो ये जो पदार्थ होते हैं वो पदार्थ क्या थे अपने पास? रसायन थे। ठीक है, अब रसायन जब अपने पास जब इनके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब अपने पास पदार्थ कहते हैं कोई भी रासायनिक पदार्थ है, वो रासायनिक पदार्थ अपने विशिष्ट गुणों को लिए हुए होता है। ठीक है, रासायनिक पदार्थ के क्या होते हैं आपने कह सकते हैं यहाँ पर उनके क्या मौजूद होते हैं, उनके विशिष्ट जो गुण हैं वो विशिष्ट गुण उनके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, और जब ये रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया करने से क्या होता है, इनके जो विशिष्ट गुण है उनमें क्या आ जाता है? परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि एक रासायनिक पदार्थ जब दूसरे रासायनिक पदार्थ में परिवर्तित होगा तो रासायनिक पदार्थ के परिवर्तन में क्या होगा, उनके रासायनिक गुणधर्मों में भी क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। अर्थात वो अपने विशिष्ट गुणों को लेकर जब दूसरे पदार्थ में परिवर्तित होगा तो इन विशिष्ट गुणों में क्या आ जाता है? परिवर्तन देखने को अपने को मिलता है। ठीक है, अब कोई रासायनिक अभिक्रिया है, वो रासायनिक अभिक्रिया प्रक्रम संभव है या नहीं है। जैसे अपने पास बात करें कि कोई दो अभिकारक है अपने पास, ए और बी जो अभिकारक हैं वो मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? अपने कह रहे हैं कि वो उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो ए और बी है वो ए और बी मिलकर उत्पाद का निर्माण करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब ये रासायनिक प्रक्रम होगा या नहीं होगा। ठीक है, इस चीज के बारे में अपने को कौन बताता है? ऊष्मागतिकी इस चीज को निर्धारित करता है। ठीक है, इस चीज को कौन निर्धारित करेगा? अपने बात करेंगे इस चीज को कौन निर्धारित करेगा? अपने पास ऊष्मागतिकी से क्या किया जाएगा? इस चीज को निर्धारित किया जाएगा कि ये जो प्रक्रम है वो प्रक्रम संभव है या नहीं है। कैसे? तो उसके अंदर कहते हैं कि जो डेल जी है, डेल जी किसे बोला जाता है? अपने गिब्स ऊर्जा को बोला जाता है अपने पास। तो उसके अंदर अपने कहा जाता है कि जो डेल जी है गिब्स मुक्त ऊर्जा है, इस गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान जो है, परिवर्तन जो है इसके अंदर, ठीक है, इस गिब्स मुक्त ऊर्जा, ठीक है, इसमें जो परिवर्तन आ रहा है ऊर्जा में परिवर्तन, वो परिवर्तन कैसा है हमारे पास? तो इस गिब्स ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो ऋणात्मक प्रवृत्ति का है, इस गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन धनात्मक प्रवृत्ति का है, या इस गिब्स ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो क्या होता है? शून्य हो रहा है। तो अपने कहते हैं कि यदि गिब्स ऊर्जा में जो परिवर्तन है यदि शून्य हो रहा है तो जो अभिक्रिया है वो किसमें चली जाती है? साम्य अवस्था में चली जाती है। ठीक है, अगर गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन कैसा हो रहा है? ऋणात्मक हो रहा है, तो अपने कहते हैं जो प्रक्रम है वो कैसा होता है? स्वतः जो परिवर्तिता का जो प्रक्रम वो प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो स्वतः प्रक्रम के कैटेगरी में आता है, और धनात्मक है तो वो कैसा हो जाता है हमारे पास? अस्वतः प्रक्रम होता है। मतलब तो यहाँ पर अपने कहते हैं कि जो ए और बी मिलकर उत्पाद का निर्माण करेंगे या नहीं करेंगे, ये जो चीज़ है वो किस पर निर्भर करती है? गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन पर निर्भर कर रही है। और इस गिब्स ऊर्जा में जो परिवर्तन का जो मान है वो हमारे पास किस प्रकार का आ रहा है? धनात्मक प्रवृत्ति का आ रहा है या ऋणात्मक प्रवृत्ति का आ रहा है। तो वो प्रक्रम संभव है या नहीं, वो किस चीज़ पर निर्भर करेगा? अपने पास गिब्स ऊर्जा के मान के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में ये तो बात होगी कि ये जो ए और बी है, अगर उसके लिए कहते हैं इस अभिक्रिया के लिए जो गिब्स ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो ऋणात्मक प्रकृति का है, तो अपने कहते हैं कि ये अभिक्रिया मिलकर किसका निर्माण करेगी? उत्पाद का निर्माण करेगी। लेकिन जो ये उत्पाद बनेगा वो उत्पाद ए और बी मिलकर उत्पाद बनाने में कितना समय ले रहे हैं? ठीक है, तो उसका कितना समय होगा? ठीक है, कितने समय में वो अभिक्रिया क्या होगी? पूर्ण होगी। क्या उसमें साम्य अवस्था स्थापित होगी या नहीं होगी? ठीक है, उस अभिक्रिया का वेग क्या रहेगा? तो इन चीज़ों के बारे में अपने को जो पता लगाना हो कि ये अभिक्रिया, पहली बात तो आपने कहा कि संभव हो रही है, तो संभव हो रही है तो किस वेग से संभव हो रही है? इस अभिक्रिया का वेग क्या है? ठीक है, इसके बाद में वेग के बाद में इस अभिक्रिया में साम्य अवस्था बनेगी कि नहीं बनेगी? ठीक है, क्योंकि साम्य अवस्था बनने के लिए भी निर्धारित शर्तें होती हैं, उन शर्तों को जब ये पूर्ण करेगा तभी साम्य अवस्था का वो निर्माण कर पाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद वेग के बाद में अपने बात करते हैं कि किन परिस्थितियों में ये अभिक्रिया संपन्न होगी। परिस्थितियां भी यहाँ पर जो मेन रोल प्ले करती है कि जो ये अभिक्रिया है वो अभिक्रिया किन परिस्थितियों में हो रही है। अब परिस्थिति से मतलब क्या है कि वहां पर जो अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए अपने पास इसके अंदर ताप कितना रख रहे हैं, दाब कितना रख रहे हैं,
ठीक है, सांद्रता कितनी दे रहे हैं इसके अंदर, कितनी सांद्रता पर अभिक्रिया पूरी हो रही है, उत्प्रेरक कौन सा दिया गया है। तो ये जो क्या करते हैं कि परिस्थितियां या आप कह सकते हैं कि अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। इन कारकों की उपस्थिति से क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। कई बार अपन देखते हैं कि अगर ताप अनुकूल नहीं है उस अभिक्रिया के लिए तो वह रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है, या उस अभिक्रिया के लिए दाब अनुकूल नहीं है तो भी वो अभिक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। ठीक है, तो प्रत्येक कारक उसको प्रभावित करता है या उसके लिए उत्प्रेरक की भी आवश्यकता पड़ती है कि रासायनिक अभिक्रिया बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न नहीं हो पाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं कि ये जो परिस्थितियाँ हैं जो निर्धारित करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं होगी, और संपन्न होगी तो किस वेग से संपन्न होगी, इन सभी चीज़ों को ये जो अपनी परिस्थितियाँ लगाई गई हैं ये परिस्थितियाँ ही इसको निर्धारित करती है कि रासायनिक अभिक्रिया का हमारे पास वेग क्या रहने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद में आगे अगर इस पर चर्चा करें अपने, तो हमारी चर्चा का जो विषय रहता है कुछ एक अभिक्रियाओं की अगर मैं यहाँ पर जिक्र करूँ तो जैसे अपने पास उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को क्या बोलते हैं अपने, जैसे अपने नाम ले सकते हैं कि जो हमारे पास अम्ल क्षार अभिक्रिया है, इस अम्ल क्षार अभिक्रिया की बात कर सकते हैं। तो अम्ल क्षार अभिक्रिया कैसी हो सकती है, हमारे पास उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया हो सकती है, तो इस उदासीनीकरण की अभिक्रिया की बात कर सकते हैं। या अपने कह सकते हैं कि जो अवक्षेपण की जो प्रक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है, जिसके अंदर क्या करते हैं कि दो अभिकारक मिलकर जब इनमें अभिक्रिया करवाते हैं तो इसका निर्माण कर लेते हैं, अवक्षेप का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अवक्षेपण की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर अपने बात करें अवक्षेपण की अभिक्रिया के अलावा अगर अपने बात की जाए, जैसे अपने पास करते हैं कि जैसे चट्टानों का अवक्षय है या जैव ईंधन का बनना है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास अभिक्रिया आ जाती है, जैसे हम कह सकते हैं कि जो चट्टानों का अपक्षय हो जाता है, या आपने कह सकते हैं कि जो जैव ईंधन का निर्माण है। ठीक है, आपने कहते हैं भू प्रकृति के अंदर जो कार्बनिक पदार्थों के गमने से किसका निर्माण होता है, ईंधन का निर्माण होता है, कोयला का निर्माण होता है या पेट्रोलियम पदार्थों का जो निर्माण हो रहा है, ये प्रक्रिया है। या आपने कह सकते हैं कि कार्बन का हीरे में रूपांतरण की जो प्रक्रिया देखी जाए। ठीक है, या आपने कह सकते हैं कि जो कार्बन के जो हीरे में जो रूपांतरण की जो प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये जो अभिक्रियाएं जो हो रही है, क्या ये सभी अभिक्रियाएं, या आपने वो सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने कह सकते हैं कि लोहे पर जो जंग लगने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, संक्षारण कहा जाता है। ठीक है, संक्षारण की प्रक्रिया हो गई। तो क्या ये सभी अभिक्रियाएं एक समान वेग से संचालित होती है, इन सभी अभिक्रियाओं का जो वेग है वो वेग एक समान रहता है, या इन अभिक्रियाओं का जो वेग है वो भिन्न भिन्न रहता है। तो अगर अपने कहते हैं कि इन अभिक्रियाओं का वेग समान है तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि सभी रासायनिक अभिक्रियाएं एक समान वेग से संपन्न नहीं हो सकती है। फिर अपने कहे कि इन अभिक्रियाओं का वेग भिन्न है, तो इन अभिक्रियाओं के वेग भिन्न होने का क्या कारण है, किस कारण से इन अभिक्रियाओं का जो वेग है वो भिन्नता प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका मतलब इन अभिक्रियाओं की जो परिस्थितियां हैं, क्या सभी अभिक्रियाएं एक जैसी परिस्थिति में संपन्न होती है, या इन अभिक्रियाओं की परिस्थितियों में क्या लाना पड़ता है, अपने को परिवर्तन लाना पड़ता है, या जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कारक सभी कारक उसको प्रभावित करते हैं, क्या अकेले ताप से ये प्रभावित होती है या अकेले दाब से ये प्रभावित होती है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर अपने यहाँ पर क्या किया जाता है, इनके ऊपर अध्ययन किया जाता है। तो अपने देखते हैं कि अगर इन अभिक्रियाओं को जो अपने यहाँ पर मैंने जिक्र किया है, तो इन अभिक्रियाओं में से कुछ अभिक्रियाओं को देखा जाए, जैसे अपने पास जो पहली दो अभिक्रियाओं की अगर मैं बात करता हूँ मैं यहाँ पर, जो उदासीनीकरण की जो प्रक्रिया है या जो अवक्षेपण की जो प्रक्रिया है। ठीक है, तो उदासीनीकरण या जो अवक्षेपण की जो प्रक्रिया है ये बहुत ज़्यादा तीव्र गति से संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, तो ये अभिक्रियाएं कैसी होती है, अगर इन अभिक्रियाओं की बात करता हूँ तो ये अपने कह सकते हैं कि ये अभिक्रिया तीव्र गति की अभिक्रिया है। अब कह सकते हैं कि लगभग 10⁻12 से 10⁻16 सेकंड में ये जो अभिक्रिया हैं क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। तो इतनी तीव्रता के साथ संपन्न होती है, तो इन अभिक्रियाओं की जो परिस्थितियां हैं, जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उन कारकों का अध्ययन करना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जो तीव्र गति की जो अभिक्रियाएं हैं, जो बहुत ही कम समय में अभिक्रियाएं संपन्न होती है, तो उन अभिक्रियाओं का वेग या उन अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करने वाले कारक
या उन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अपने सामान्यतः अध्ययन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो क्षण भर में क्या हो रही है, अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है, तो जब क्षण भर में अभिक्रियाएं जब कंप्लीट हो जाएगी तो अपने उन अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन नहीं किया जा सकता, या ये जो अभिक्रियाएं हैं वो हमारे अध्ययन की वस्तु नहीं रहती है। ठीक है, इसी तरह से अपने बात करें चट्टानों के जो अवक्षेप की प्रक्रिया है या जैव ईंधन का जो निर्माण है, तो अपने को पता है जैव ईंधन निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, या कार्बन के जो हीरे में रूपांतरण की प्रक्रिया है ये भी अपने कह सकते हैं कि लंबे समय में ये जो प्रक्रिया संपन्न होती है, या अपने लोहे पर भी जंग लगने की जो प्रक्रिया है इसमें भी समय क्या लगता है, बहुत ज्यादा लगता है। तो इन अभिक्रियाओं को भी अपने क्या कहते हैं कि ये जो अभिक्रिया है हमारे पास मंद गति की जो अभिक्रिया है। अब मंद गति की जो अभिक्रिया है वो भी हमारे अध्ययन की वस्तु नहीं बनती है। क्यों? अगर किसी अभिक्रिया के संपन्न होने में, जैसे अपने कहते हैं जैव ईंधन का जो निर्माण है तो उसमें लाखों वर्ष लग रहे हैं, तो क्या कोई वैज्ञानिक जब इस चीज़ को अध्ययन कर रहा है तो क्या इस अध्ययन को वो लंबे समय तक ये निरंतरता दे पाएगा? तो उसको वो निरंतरता नहीं दी जा सकती, तो उसकी निरंतरता नहीं जा सकती है उसके अंदर, या उसको जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन कारकों का अपने सामान्य परिस्थितियों में यहाँ पर अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे रासायनिक बलगतिकी जो अपने जो चैप्टर चल रहा है, ठीक है, उस चैप्टर के अध्ययन के आधार पर अगर देखा जाए तो हमारे पास जो तीव्र गति की जो अभिक्रियाएं हैं या जो मंद गति की जो अभिक्रियाएं हैं वो दोनों की दोनों हमारे अध्ययन की वस्तु नहीं है। ठीक है, इन दोनों अभिक्रियाओं का ही अध्ययन अपने नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अभिक्रियाएं हमारे अध्ययन की वस्तु नहीं रहता है। तो हमारे लिए जो अध्ययन की वस्तु रहता है वो ऐसी अभिक्रिया रहता है जिनकी अगर अपने बात करें जिनका वेग न तो तीव्र गति की अभिक्रियाएं हैं और न ही वो क्या है, मंद गति की अभिक्रियाएं हैं। तो जिन अभिक्रियाओं का जो वेग है वो किस तरह का होता है, मध्यम दर्जे का होता है। तो अपने कहते हैं कि जो मध्यम गति की जो अभिक्रिया है वो मध्यम गति की अभिक्रिया ही रासायनिक बल गतिकी के अंदर अध्ययन का विषय रहता है। ठीक है, तो अब तो हो गया कि रासायनिक बल गतिकी के अंदर कौन सी अभिक्रियाएं हमारे लिए अध्ययन का विषय रहेगी। अब बात ये आती है कि रासायनिक बल गतिकी है क्या, किस चीज़ का अपने अध्ययन किया जाता है। तो अपने कहते हैं कि भौतिक रसायन की एक ऐसी शाखा रासायनिक बल गतिकी क्या है, तो अपने इसकी परिभाषा कर देना चाहे तो अपने कहते हैं कि हमारे पास परिभाषा बनती है कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया की क्रियाविधि व अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो अपने कहेंगे रासायनिक बल गति क्या है, तो अपने कहते हैं कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया के वेग, ठीक है, पहली चीज तो अपने पास आती है रासायनिक अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करते हैं, दूसरा अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं और तीसरा अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। तो यह रसायन विज्ञान की जो शाखा है उस रसायन विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है, रासायनिक बल गतिकी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो अपने पास होगी रासायनिक बल गतिकी की जो परिभाषा हो गई। इसके अलावा अपने कहते हैं कि जो रासायनिक बल गतिकी में जो अध्ययन में अगर कहा जाए तो अभिक्रियाओं की कोटि के अनुसार उन अभिक्रियाओं को विभिन्न भागों में बांटा गया है और उनका अपने कहते हैं रासायनिक बल गतिकी में जो अभिक्रिया वो किसके आधार पर बांटते हैं, जो बंटवारा किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है, अभिक्रिया की कोटि के आधार पर किया जाता है। कोटि क्या होता है वो अपने आगे जो चलेगा तो उसमें बताएंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को अभिक्रिया की कोटि के आधार पर अपने क्या करेंगे, उनका बंटवारा करेंगे या उनको क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। तो कोटि के आधार पर अपने क्या करेंगे, उनको विभाजित करेंगे। ठीक है, और विभाजित करने के बाद में उन अभिक्रियाओं का अपने जो अध्ययन है वो अध्ययन किया जाएगा और वो अध्ययन प्रायोगिक और गणितीय रूप से किया जाएगा। उन अभिक्रियाओं का जो अध्ययन का विषय रहेगा वो कैसा रहेगा, हमारे पास प्रायोगिक रूप से उनका अध्ययन करेंगे अपने, और कैसा अध्ययन किया जाएगा, उनका गणितीय रूप से भी उनका क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा।
ठीक है। तो हमने कहा कि रासायनिक बलगतिकी के अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को अभिक्रिया की कोटि के आधार पर क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है, और विभाजित करने के बाद में उन रासायनिक अभिक्रियाओं का अपने प्रायोगिक रूप से और गणितीय रूप से क्या किया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है। तो ये अपने पास रासायनिक अभिक्रिया का जो मेन कंसेप्ट है कि रासायनिक अभिक्रिया या जो रासायनिक बलगतिकी है हमारे पास होती क्या है। तो अपने क्या करते हैं, सभी के इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ एक छोटी छोटी परिभाषाएं आएगी, उन परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। और ज़्यादातर इस एग्जाम में आपको एक नंबर में कोई ना कोई परिभाषा जरूर पूछी जाती है सब इस चैप्टर के अंदर या इस अध्याय के अंदर। अगर अपने बात करें तो उन परिभाषाओं को आपको ध्यान में रखना है। तो वो अध्याय के अंदर आपको पिछले अगर पेपर आप उठाकर देखते हो तो उन पेपरों में आप देखोगे कोई ना कोई एक परिभाषा इस चैप्टर में आपको जरूर पूछी जाती है। ठीक है, तो अपने इसका आरंभ करते हैं यहाँ पर। तो अपने यहाँ पर कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया की वेग की बात कर रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग के बारे में अपने जानते हैं कि जो अभिक्रिया हैं, जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट का, अगर मैं जलीय विलयन लिया जाऊँ और इसकी अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई जाए, तो इस अभिक्रिया में आपको पता है कि सिल्वर क्लोराइड का आपको क्या प्राप्त होगा, श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये अब जो अभिक्रिया है वो कैसी है, अवक्षेपण की जो अभिक्रिया है। और जो अवक्षेपण की जो अभिक्रिया होती है वो कैसे होती है, तीव्र गति की अभिक्रिया होती है। और इन तीव्र अभिक्रियाओं के लिए जो संपन्न होने का जो समय है वो समय अपने पास पता है कि बहुत ही कम समय में ये अभिक्रिया क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। ठीक है, तो इन अभिक्रियाओं को अपने किस कैटेगरी में रखा गया, तीव्र गति के रखा गया। इस तरह से अगर मंद गति की अभिक्रियाओं की बात की, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, बहुत से उदाहरण लेते हैं, उनमें से एक दोबारा लेते हैं कि जो लोहे पर जंग लगने की जो प्रक्रिया है, वो जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो भी हमारे अध्ययन का विषय नहीं रहता है, क्योंकि इन अभिक्रियाओं के संपन्न होने में क्या लगता है, बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता पड़ती है। यह जो ये प्रक्रिया है इतनी धीमी गति से होती है, तो सामान्य तरीके से इन अभिक्रियाओं का अपने अध्ययन करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अपने जो अध्ययन की जो विषय रहेगी वो अध्ययन की विषय कौन सी रहेगी, अपने कहा कि जो हमारे लिए जो मध्यम गति की जो अभिक्रियाएं हैं वो मध्यम गति की अभिक्रियाएं हमारे लिए अध्ययन का विषय रहता है। तो वो मध्यम गति की अभिक्रियाओं की बात करते हैं जिनका अपने लिए अध्ययन का जो हमारे लिए क्या रहेगी, विषय वस्तु रहेगी। तो उनकी अगर हमने बात करें तो वो अभिक्रियाएं कौन सी है, तो अपने जैसे कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अगर अपने एस्टर का जल अपघटन अगर करवाया जाए, ठीक है, तो अपने कहते हैं कि ये हमारे पास कोई एस्टर का अणु है और इसका अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्या करवा दिया जाए, जल अपघटन करवा दिया जाए। ठीक है, तो ये अभिक्रिया है जो हमारे लिए क्या है, अध्ययन का विषय बन सकता है, जिसमें अपने क्या करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एस्टर का क्या करवा रहे हैं, जल अपघटन करवा रहे हैं। इसी तरह से अपने कह सकते हैं कि इच्छू शर्करा का अगर प्रतिपन की बात करूं मैं, दूसरी जो अभिक्रिया रहती है वो हमारे पास रहती है कि इच्छू शर्करा का प्रतिपन, इसको अपने क्या बोल सकते हैं, इच्छू शर्करा। इच्छू शर्करा मतलब सुक्रोज की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो सुक्रोज का अगर प्रतिपन करवाया जाए, इमर्जन करवाया जाए, तो सुक्रोज का जब अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं तो ये जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अणु में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। ग्लूकोज और किसमें विभक्त हो रही है, फ्रक्टोज में। ठीक है, तो इच्छू शर्करा की जो प्रतिपन की जो अभिक्रिया है वो हमारे पास अध्ययन का विषय रह सकता है। या आपने कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का तापीय अपघटन अगर करवाया जाए, इसी प्रकार की अभिक्रिया जो हमारे अध्ययन का विषय रहेगी, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का क्या करवा दिया जाए, तापीय अपघटन करवा दिया जाए, तो ये अभिक्रिया भी हमारे लिए जो अध्ययन का विषय रह सकती है। तो रासायनिक बलगतिकी के अंदर अपने कहते हैं ऐसी अभिक्रियाएं हमारे लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। तो इन अभिक्रियाओं का ही अपने क्या किया जाता है, इस रासायनिक बलगतिकी के अंदर अध्ययन किया जाता है। तो सामान्यतः अगर अपने रासायनिक अभिक्रिया का वेग, इस वेग की अगर अपने बात करें तो अभिक्रिया वेग को समझने से पहले, जैसे अपने पहले अगर अपने बात करता हूँ मैं यहाँ पर इस वेग शब्द की अगर अपने बात करता हूँ तो वेग क्या होता है, तो वेग को समझाने के लिए जैसे अपने कहते हैं कि कोई भी जैसे अपने व्हीकल है, जैसे कोई मोटर बाइक है या जो गाड़ी है, तो उस गाड़ी के अंदर अपने देखते हैं कि उसकी स्थिति में जो परिवर्तन आता है एक निश्चित समय अंतराल के अंदर, ठीक है, कोई भी व्हीकल है जब इसको चलाया जाता है तो उसकी स्थिति में जो आप परिवर्तन देखने को मिलते हैं, आप देखते हैं कि अपने घर से
जब आप स्कूल जा रहे हो, तो अपने घर से जब स्कूल जा रहे हो तो एक निश्चित समय अंतराल, कितने समय में वो जो बाइक है आपकी अपने घर से आपके स्कूल तक पहुंच जाती है। तो एक निश्चित समय अंतराल आपने लिया गया और निश्चित समय अंतराल के अंदर आपने वो दूरी को तय किया गया। ठीक है, तो अपने देखते हैं कि उस गाड़ी के आगे जो स्पीडोमीटर लगा हुआ है, जिसके अंदर अपने दिया होता है उसके अंदर किलोमीटर पर आवर, जिस तरह का आपको स्पीडोमीटर के अंदर लिखा होता है, जिसमें आप जब गाड़ी जो चलती है, जैसे वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है या 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो इस तरह से जो स्पीड है, जो स्पीडोमीटर है, जो क्या बताता है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बताता है। तो 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हो गया कि जो आपका जो वाहन है वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी को तय करता है। ठीक है, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो गाड़ियों को तेज़ तो चलाते नहीं हैं, तो 20 किलोमीटर तो बहुत ही तेज़ स्पीड है। तो अगर देखा जाए तो बच्चों की जो स्पीड है वो कम से कम 70 से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम से कम रहती है। तो बहुत धीमी गति से आज के जो बच्चे हैं वो व्हीकल्स को या वाहन को चलाते हैं। तो इसी तरह से अपने बात कर सकते हैं यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है, वो रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो अपने यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है उसकी परिभाषा क्या बनती है। तो परिभाषा में क्या कहा जाता है, अपने यहाँ पर परिभाषा कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में अभिकारक अथवा उत्पाद की जो सांद्रता है, उस सांद्रता में प्रति इकाई समय में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। जैसे काल्पनिक रूप से माना जाए कि R कोई अभिकारक है जो किसी में परिवर्तित हो रहा है, उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। एक ये काल्पनिक अभिक्रिया मान रहे हैं जिसके अंदर अपने कहा जा रहा है कोई रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें R हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है या जो अभिकारक अणु है जो किसी में परिवर्तित हो रहा है, उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पर इन दोनों जो अभिकारक या उत्पाद अणुओं के अंदर जो अगर मोल या इनकी जो मात्रा है वो मात्रा समान ली गई है, 1 मोल अपने यहाँ पर मात्रा ली गई है। तो अपने कह सकते हैं यहाँ पर कि जो अभिकारक R की सांद्रता में जो कमी की जो दर है, अपने यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो अभिकारक R की सांद्रता में कमी की दर, ठीक है, तो कमी की दर क्या होगी, हमारे पास अभिकारक R की सांद्रता में जो कमी की जो दर है वो अपने कह सकते हैं वो दर क्या होगी, जो अभिक्रिया का वेग अगर अपने बात किया जाए तो हमारे पास आता है कि अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो जाएगा, अगर अभिक्रिया का वेग अगर ज्ञात किया जाए तो इस समय जो अभिक्रिया का जो वेग होगा वो हमारे पास होगा R की सांद्रता में कमी, R की सांद्रता में कमी बटे में जो ये जो कमी आ रही है उस कमी में लगा समय, बटे में अपने कह सकते हैं कमी में लगा समय। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है कि अभिकारक R की सांद्रता में परिवर्तन के लिए अपने पास यहाँ पर इस परिभाषा को अपने व्यक्त कर दिया। ठीक है, इसी तरह से अपने कह सकते हैं यहाँ पर ये तो हो गया अभिकारक के लिए। अगर यही बात अपने किसके लिए कहनी चाहे, उत्पाद के लिए अगर कहनी चाहे तो उत्पाद के लिए जो ये बात हमारे पास क्या बनेगी, उसको अगर अपने संक्षिप्त में अगर देखा जाए तो उत्पाद के लिए इस चीज़ को अपने किस तरह से व्यक्त करेंगे अपने, तो अपने कहते हैं कि उत्पाद P की सांद्रता में वृद्धि की दर, अपने कह सकते हैं कि उत्पाद P की सांद्रता में वृद्धि की जो दर है वो दर क्या होगी अपने पास, तो कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया जो वेग आएगा, अभिक्रिया वेग हमारे पास क्या आ जाएगा इस कंडीशन में, तो अपने कहते हैं P की सांद्रता में वृद्धि, P की सांद्रता में वृद्धि और बटे में कह सकते हैं अपने वृद्धि में लगा समय। ठीक है, तो अपने कह सकते हैं कि जो R है जैसे जैसे समय बीतता जाएगा R की सांद्रता में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी, और P की सांद्रता में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। तो इसको अपने अभिक्रिया वेग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर R के लिए अभिक्रिया वेग की बात करें तो R की सांद्रता में जो कमी आ रही है उस कमी में कितना समय लग रहा है,
तो उनका जो अनुपात है वो क्या होगा, अभिक्रिया का वेग, या अपने कहेंगे P उत्पाद के लिए अपने बात करें तो P की सांद्रता में वृद्धि और बटे में अपने कह सकते हैं कि जो इस वृद्धि में लगा जो समय है इसे क्या कहा जाता है अपने पास, अभिक्रिया वेग कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपने लिए क्या बनेगी यहाँ पर अभिक्रिया वेग की जो परिभाषा और इसको किस रूप में अपने व्यक्त किया जा सकता है। अब अगर मैं बात करूँ कि सामान्यतः जो सांद्रता है उस सांद्रता को जो हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट है उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपने लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अपने ध्यान रखना है कि जो सांद्रता है उस सांद्रता को अपने किस में व्यक्त करते हैं, अपने कह सकते हैं कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपनी सांद्रता को क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। जो स्क्वायर कोष्ठक है उस स्क्वायर कोष्ठक में सांद्रता को व्यक्त अपने करते हैं। तो अपने कहें कि जो अगर अपने बात करें कि T1 समय पर, मैं बात करूं यहाँ पर कि मेरे पास जो समय है वो है T1 समय है, तो इस T1 समय पर अभिकारक की सांद्रता कितनी ले ली जाए, R1 ले ली जाए कि अभिकारक की सांद्रता है वो अभिकारक की सांद्रता मेरे पास कितनी है, R1 है। वह जो उत्पाद की सांद्रता है वो उत्पाद की सांद्रता क्या हो गई मेरे पास, T1 हो गई। और जैसे ही समय T1 से बढ़कर क्या हुआ, T2 हुआ। ठीक है, समय क्या हुआ, T1 से बढ़कर क्या हुआ, T2 हुआ। तो अभिकारक की सांद्रता कितनी होगी मेरे पास, R2, और उत्पाद की सांद्रता कितनी होगी मेरे पास, P2 होगी। ठीक है, तो समय बीता और समय बीतने पर जो अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, R1 से घटकर क्या हो गई, R2 हो गई, और उत्पाद की सांद्रता P1 से बढ़कर क्या होगी हमारे पास, P2 हो गई। तो अपने कह सकते हैं कि इनमें जो परिवर्तन है तो उस परिवर्तन को कैसे व्यक्त किया जा सकता है, अपने कह सकते हैं कि जो डेल T है वो डेल T क्या आ गया हमारे पास, T2 माइनस क्या आ गया, T1 आ गया। इसी तरह से मैं कह सकता हूँ जो डेल R है वो डेल R हमारे पास क्या होगी, जो कि अपने कह रहे हैं डेल R की जो बात की जा रही है, तो डेल R हमारे पास क्या हो गया, अपने कह सकते हैं कि जो R2 माइनस क्या हो गया, R1 हो गया। और इसी तरह से जो डेल P है हमारे पास वो डेल P क्या हो गया हमारे पास, P2 माइनस क्या हो गया, P1। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया। तो अब अगर अपने अभिक्रिया वेग को अगर व्यक्त किया जाए तो अभिक्रिया वेग को अपने किस तरह से व्यक्त करेंगे कि जो अभिक्रिया वेग है वो अभिक्रिया वेग हमारे पास क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, अपने लिख सकता हूँ मैं डेल R बटे में डेल P। ये क्या हो गया हमारे पास, अभिक्रिया वेग हो गया। इसी तरह से अभिक्रिया वेग के लिए जो हमारे पास जो सूत्र बन सकता है वो क्या बन सकता है, अपने दूसरा सूत्र भी बना सकते हैं। उत्पाद के सापेक्ष अगर देखा जाए तो अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल P बटे में डेल T। तो ये हमारे पास अभिक्रिया वेग को ज्ञात करने का क्या हो गया, सूत्र आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं सूत्र में आपको कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहली कंडीशन में जब अभिकारक के लिए बात की गई तो मैं यहाँ पर जो साइन है वो किसका लगा रहा हूँ, माइनस का लगा रहा हूँ। और अगर ये बात की जा रही है किसके लिए, उत्पाद के लिए की जा रही है, तो यहाँ पर जो चिन्ह है वो किसका लगाया जा रहा है, प्लस का चिन्ह अपने प्रयोग में ले रहे हैं। तो इन चिन्ह में परिवर्तन का जो कारण है, अपने देखते हैं कि जब अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो अभिक्रिया संपन्न होने पर क्या हो रहा है कि अभिकारक की सांद्रता में क्या आ रही है, कमी आ रही है। ठीक है, तो अभिकारक की सांद्रता में कमी आ रही है, इसलिए यहाँ पर जो चिन्ह है वो किसका प्रयोग किया गया है, माइनस का प्रयोग किया गया है। और उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, इसलिए यहाँ पर चिन्ह किसका प्रयोग किया गया है, प्लस का चिन्ह प्रयोग किया गया है। तो सिर्फ ये जो चिन्ह है वो चिन्ह क्या करते हैं कि समय के साथ जो सांद्रताओं में जो परिवर्तन को, कमी को प्रदर्शित करने के लिए माइनस और वृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए क्या लगाया गया, प्लस का चिन्ह लगाया गया है। यहाँ पर इन चिन्ह का इसके अलावा कोई और भौतिक सार्थकता अपने पास यहाँ पर नहीं है, सिर्फ ये सांद्रता परिवर्तन को ही व्यक्त कर रहा है। ठीक है, दूसरा अपने पता है अगर यहाँ पर मैं माइनस का चिन्ह अगर प्रयोग में नहीं करूँगा तो क्या होता है कि अभिक्रिया वेग जो ऋणात्मक निकल पड़ेगा, और अपने पता है वेग कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। जैसे एक उदाहरण लिया जाए इस चीज़ को समझने के लिए, तो आपने कहा कि मेरे पास जब कोई अभिक्रिया में कोई अभिकारक A है और वो अभिकारक या R कहते हैं, जो R अभिकारक है वो किसमें बदल रहा है, उत्पाद में बदल रहा है। तो इस R की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो कितनी है, 10 मोल प्रति लीटर है। ठीक है, और 10 मिनट बाद में, ठीक है, 10 मिनट समय लेने के बाद में इसकी जो सांद्रता है वो सांद्रता घटकर कितनी रह गई, मैंने कहा कि ये जो सांद्रता है वो घटकर कितनी रहेगी मेरे पास, 5 मोल प्रति लीटर है।
तो R की सांद्रता में जो कमी है, जो R के अभिक्रिया जो वेग है उसको अपने किस तरह से व्यक्त करेंगे, तो इसको व्यक्त करने का हमारे पास ये जो चीज़ होगी वो हमारे पास क्या हो गया, R1 की वैल्यू दे रहा है वो, और ये जो वैल्यू दे रहा है वो किसकी दे रहा है, अपने को R2 की दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्रारंभ में जो समय है, प्रारंभिक समय अपने पास जो T1 है वो कितना है, 0 है, और T2 जो है हमारे पास वो कितना आ गया, 10 मिनट आ गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अपने जो अभिक्रिया का वेग निकालना चाहें तो वेग अगर मैं यहाँ पर चिन्ह माइनस का प्रयोग में नहीं लेता हूँ तो अपने क्या लिखा था, R2 माइनस R1। तो R2 कितना है 5 और R1 कितना है 10 बटे में अपने पास T2 माइनस T1, तो T2 कितना है 10 और T1 कितना है 0। तो हमारे पास जो वेग आ जाता है वो वेग कितना आ जाता है, -5 बटे में 10। तो वेग क्या आ गया हमारे पास, -5 बटे में 10 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। तो ये हमारे पास अभिक्रिया का वेग आ जाता है। लेकिन हमने बताया कि वेग माइनस में नहीं हो सकता, तो इसके लिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं चिन्ह किसका प्रयोग में ले लेता हूँ, माइनस का चिन्ह प्रयोग लेता हूँ, तो जैसे इस ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे तो ये जो साइन माइनस का था वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और इस तरह से जो अभिक्रिया वेग है वो अभिक्रिया वेग हमारे पास किस तरह का आ जाएगा, धनात्मक प्रवृत्ति का वेग आपको प्राप्त यहाँ पर हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर क्या किया है, अपने चिन्हों को प्रयोग में लिया गया है। तो यहाँ पर अपने दो वक्र स्थापित किए गए हैं। दूसरा, इस चैप्टर में आपको वक्र भी, एक वक्र पर आधारित क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, तो वक्रों को भी आपको ध्यान से देखना है। तो इस वक्र में देखा जाए जो पहला वक्र है वो किसमें खींचा गया, सांद्रता और समय के अंदर अपने वक्र खींचा गया। एक्स अक्ष पर अपने समय ले लिया और वाई अक्ष पर अपने क्या ले ली, सांद्रता को ले लिया गया। तो आपने देखा गया कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है अभिकारक की सांद्रता में क्या आती जा रही है, कमी आती जा रही है, और उत्पाद की सांद्रता में क्या होती जा रही है, आपको वृद्धि देखने को मिल रही है। और यही अपने सामान्य रूप से कहा जाता है कि समय के साथ साथ क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता में क्या कमी आती है और उत्पाद की सांद्रता में क्या देखने को मिलती है, अपने को वृद्धि देखने को मिलती है। अर्थात समय के साथ अभिकारक व उत्पाद की सांद्रताओं में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगर यही बात अपने वेग के लिए कहा जाए तो वेग के लिए कहा जाता है कि जैसे जैसे अभिक्रिया वेग, जो अभिक्रिया आगे बढ़ती है, ठीक है, इस में अगर देखा जाए तो प्रारंभ में अभिक्रिया का वेग बहुत तीव्र है, लेकिन जैसे समय बीता गया अभिक्रिया का वेग है वो वेग क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो मतलब जो ये कम है वो कम कैसे हो रहा है, चर घातांकी रूप से अभिक्रिया का जो वेग है वो चर घातांकी रूप से अभिक्रिया का वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। चर घातांकी से अर्थ क्या है कि प्रारंभ में अभिक्रिया का वेग ज़्यादा है, या आपने कह सकते हैं कि जो प्रारंभ में जो अभिक्रिया का वेग है वो जैसे समय बीता तो समय के साथ में जो अभिक्रिया का वेग तीव्रता से घटता है। ठीक है, प्रारंभ में देखते हो कि जो वक्र है बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट आ रहा है, समय बीता तो समय प्रारंभ में ये जो बहुत वेग है बहुत तीव्रता के साथ घटा, लेकिन फिर क्या हो गया, बीच में बात करें तो ये वेग क्या हो गया अपने पास, यहाँ पर परवलय ऐसी बन गई तो बहुत धीमी गति से घट रहा है, और अंत में जो अभिक्रिया का वेग है वो वेग क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया। मतलब जो ये जो समय अक्ष को जो ये वक्र छुएगा वो क्या हो जाता है, अनंत स्पर्शी प्रकार का हो जाता है। ठीक है, किस प्रकार का हो जाता है हमारे पास यहाँ पर, अनंत स्पर्शी प्रकार का वक्र हो जाता है। मतलब बहुत लंबे समय के बाद में ये जो वक्र है, ये जो रेखा है वो इस समय अक्ष को छू पाएगी। तो तीव्रता प्रारंभ में क्रिया वेग तीव्रता से घट रहा है, अब अभिकारकों के लिए अगर मैं बात करता हूँ फिर धीरे धीरे घटेगा और अंत में क्या हो जाएगा, अनंत स्पर्शी हो जाएगा। मतलब जो अभिक्रिया का वेग है वो बहुत ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अर्थात सैद्धांतिक रूप से इस चीज़ का अगर अपने तात्पर्य निकालने की कोशिश की जाए तो जो अभिक्रिया है वो पूर्ण होने में क्या लेगी, अनंत समय लेगी। तो जो सामान्यतः जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया जो अपने मध्यम गति की जो अभिक्रियाओं की बात कर रहे हैं, इन अभिक्रियाओं के जो पूर्ण होने में जो समय लगता है वो ज़्यादा अनंत लगता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया, कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है उस रासायनिक अभिक्रिया का सामान्य वेग अपने ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कहा था अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे में परिवर्तन में लगा समय, ये चीज अपने बात कही थी। तो अपने कहते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया पूर्णतः तो के साथ तो कभी भी पूर्ण होती नहीं है। ठीक है, उसके पूर्ण होने में जो समय है वो समय क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा अनंत समय लगता है। तो इसके लिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को सामान्य परिस्थितियों में ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसके जगह आपने रासायनिक अभिक्रिया के वेग को ज्ञात न करके अपने क्या ज्ञात किया जाता है,
रासायनिक अभिक्रिया का औसत वेग ज्ञात किया जाता है। अब औसत क्यों लिया गया, तो प्रारंभ में देखते हैं तो अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न हो रही है, फिर मध्यम गति से होगी और लास्ट में क्या होगी, बहुत ही मंद गति से अभिक्रिया संपन्न हो रही है। इसका मतलब जो अभिक्रिया का जो वेग है वो वेग एक समान नहीं रह रहा। जैसे उसी उदाहरण को दोबारा लेते हैं, जब आप अपने घर से किसी वाहन पर स्कूल तक जाते हैं तो क्या घर से स्कूल तक जाने में जो आपके जो बाइक का जो या जो आपकी गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो स्पीडोमीटर एक समान वेग से चलता है? क्या वो 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलेगा? तो अपने देखते हैं कि जब रास्ता खुला होगा तो जो आपकी गाड़ी है उस गाड़ी की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जैसे ही अपनी बात करते हैं सामने से उसके कोई व्हीकल आ जाता है या जो गलियाँ जब तंग आ जाती है तो उनके अंदर अपने कहते हैं कि जो हमारी जो गाड़ी की जो स्पीड है वो स्पीड अपने को क्या देखने को मिलती है, कम देखने को मिलती है। ठीक है, फिर उसमें तीव्रता आ जाती है, फिर अगर सड़क के अंदर किसी प्रकार के गड्ढे वगैरह आ गए तो अपने देखते हैं फिर जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, हमारे पास कम स्पीड आपको देखने को मिलती है। तो इन परिस्थितियों में अपने कहते हैं कि जो ये जो चीज़ हुई, कभी वेग बढ़ रहा है, कभी वेग क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। लेकिन मैं अगर आपसे सीधा सा क्वेश्चन ये पूछूं कि आपको अपने घर से स्कूल तक आने में जो समय है, आपने कहा जी मेरे को घर से स्कूल तक आने में 30 मिनट का समय लगा और जो मेरा घर है वो स्कूल से लगभग अपने कह देते हैं 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो जो आपका जो वेग रहेगा वो वेग क्या रह जाएगा, ठीक है। तो वेग तो वो आपका सामान्य वेग आ गया, लेकिन वो वेग अपने कैसे निकाला, क्या जो वेग है आपका जो समय है वो समय तो आपने एक जैसा नहीं लिया था। गाड़ी तो कभी 60 की स्पीड से भी चल रही थी, कभी 80 की स्पीड से भी चल रही थी। तो आपने जो मेरे को बताया है वो वेग कैसा वेग बताया है, औसत वेग के बारे में आपने मेरे को बताया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि रासायनिक वेग जो है, रासायनिक जो अभिक्रिया जो संपन्न होती है, जो इसमें जो वेग है वो कैसा होता है, चर घातांकी रूप से क्या होता है, घटता है। तो अपने कह सकते हैं कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है, रासायनिक अभिक्रिया का वेग चर घातांकी रूप से घटता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो चर घातांकी रूप से घटता है, अर्थात प्रारंभ में तेजी से घटता है, फिर धीरे धीरे घटता है और अंत में जो वेग का जो घटना है वो कैसा हो जाता है, उपेक्षणीय हो जाता है। अर्थात अपने उस वेग को अध्ययन अपने नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हमारे वेग के लिए जो अपने पास रासायनिक अभिक्रिया की वेग की अपने बात की। ठीक है, जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसके अंदर अपने 3 तरह के तो वेग की बात करेंगे। वो 3 तरह के वेग कौन कौन से आ जाएंगे। पहला वेग हमारे पास आ जाएगा औसत वेग क्या होता है, फिर अपने बात करेंगे प्रारंभिक वेग की और फिर अपने बात करेंगे यहाँ पर ताक्षणिक। ठीक है, तो 3 तरह के वेग की परिभाषाएं देखेंगे, फिर इन वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अपने अध्ययन किया जाएगा।